हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस लॉज को। बिजनेस लॉ के अब देखो फाइनल एग्जाम्स आ रहे हैं। आपको करना क्या है, अब हमारे ये जो फाइनल एग्जाम्स के लिए आपको प्रिपेयर करना है। बिजनेस लॉज का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो अब आपको इसके लिए एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी ताकि आप अच्छे मार्क्स जो हैं वो इसमें स्कोर्स कर सको। ठीक है, अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको क्या करना है, प्लानिंग करनी है। ठीक है, और प्लानिंग कैसे होगी, प्लानिंग पे ही टाइम देना जरूरी है। ये मत सोचना बच्चों की वीडियो लंबी है, बिकॉज मेरे को पता है आजकल बच्चों को चाहिए शॉर्ट वीडियो, लेकिन इस वीडियो पे दिया गया आपका एक एक मिनट विल वर्थ, बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल यू ईच एंड एवरीथिंग विच इज इम्पॉर्टेंट टू प्रिपेयर फॉर योर फाइनल एग्जाम, right? The video is specially important for the undergraduate students who are pursuing BBA and BCom. अब इसमें जितने भी आपको पेपर में लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं उसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि आपका क्या सिलेबस है। अच्छा, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो ये वीडियो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस लॉज के स्टूडेंट के लिए है, लेकिन जो भी स्टूडेंट बिजनेस लॉज पढ़ रहे हैं जिसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सेल्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, आईटी एक्ट, उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी मैं। अब क्या है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो किसी भी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, चाहे वो कुरुक्षेत्र है, चाहे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का है, चाहे वो CDLU का है, चाहे वो जींद यूनिवर्सिटी का है, चाहे वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का है, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, चाहे वो पंजाब यूनिवर्सिटी का है, तो इम्पॉर्टेंट विल रिमेन इम्पॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी यूनिवर्सिटी। सो इट्स नॉट दैट द वीडियो इज ओनली हेल्पफुल फॉर द बीकॉम फर्स्ट ईयर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, इट्स गोइंग टू हेल्प एवरीबडी। बट अनडाउटेडली इसमें जो पैटर्न और क्वेश्चन पेपर का पैटर्न जो मैं डिस्कस करूंगी वो मैं स्पेसिफिकली कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए बात करूंगी, फर्स्ट ईयर बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। सो बिफोर वी स्टार्ट, सबसे पहली चीज आपको कौन सी बुक फॉलो करनी है। द बुक दैट वी नीड टू फॉलो इज बिजनेस लॉज सेमेस्टर 1 बाय अशोक शर्मा, VK Publications. The second reference ND Kapoor, third is VS Date and fourth one is PC Tulsian. Why I have kept this VK Publications Business Law Ashok Sharma on the first number? The reason is बच्चों कि ये book is customized according to your syllabus. इसमें क्या है, आपको टॉपिक को ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग उसी ऑर्डर में सारे टॉपिक्स हैं, नंबर 1। नंबर 2, पॉइंट वाइज डिस्क्रिप्शन है, जैसे आपको पेपर में अटेम्प्ट करनी है, जस्ट लाइक नोट्स, राइट। फॉर डिटेल्ड नॉलेज आपको जो रेफरेंस बुक्स में रखनी है वो आप ND कपूर, VS दाते और PC तुलसियान, तीनों ही बहुत अच्छी बुक्स हैं। ठीक है, अब बात आती है पेपर का पैटर्न। पेपर के पैटर्न में क्या है, देयर विल बी 9 क्वेश्चंस रहेंगे आपके सिलेबस में। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी, बचे कितने, 8 क्वेश्चंस। ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी है वो आपको करना ही करना है। उस क्वेश्चन के 7 पार्ट्स होंगे, एक पार्ट जो रहेगा वो आपका 2 मार्क्स का होगा। फाइन, बचे आपके क्वेश्चन नंबर 2 to 9, यानी कि 8 क्वेश्चन। उन 8 में से आपको कितने करने हैं, 4 करने हैं। ठीक है, यानी कि एक यूनिट में से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, यूनिट 1 के 2, यूनिट 2 के 2, यूनिट 3 के 2 एंड यूनिट 4 के 2। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज यूनिट 1 से 2 में से एक क्वेश्चन करना है, यूनिट 2 में 2 में से एक करना है, यूनिट 3 में से 2 में से एक करना है, एंड द सेम विद यूनिट 4। तो आपके 4 क्वेश्चन हो गए। आपको जो 4 क्वेश्चन करने हैं 1 फ्रॉम ईच यूनिट करना है, राइट, एंड द 5th विल बी योर कंपल्सरी क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपके कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए, 5। मूविंग ऑन टू योर सिलेबस, अगेन मैंने जैसे पहले ही बताया था, आई एम टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी सिलेबस। तो आपका जो यूनिट 1 का सिलेबस है बच्चों, इसमें हमारे पास है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, और आपको जो मैंने अशोक शर्मा की बुक बताई है उस बुक के अकॉर्डिंग फर्स्ट यूनिट में ही आपके 13 चैप्टर्स हैं। अब इन 13 चैप्टर्स में से आपको कितने क्वेश्चन आएंगे, 2। आपने अटेम्प्ट कितने करने हैं, 1। अब द पॉइंट इज कैसे करें। तो बच्चों जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है वो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, उसको आप स्किप कर सकते हो। चैप्टर 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, ये जो 6 चैप्टर है, ये चैप्टर गिव्स यू अ डिटेल्ड नॉलेज अबाउट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट।
तो इन माय ओपिनियन आपको इन 6 चैप्टर्स में से एक क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा। फिर भी 1% आपको रिस्क कवर करना है तो आप 7वां चैप्टर लो, 13th रेमेडीज फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब इतने बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, अब बच्चों को प्रॉब्लम क्या आती है कि मैम इसमें से कितने क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैंने क्या किया है, आई हैव ट्राइड टू कीप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इन दिस वीडियो, और आपको मैं ये डिस्कस करके साथ साथ बताऊंगी कि इसमें आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, let me know in the comment section if you have any doubts, and if you want any further kind of video, don't forget to share it with your friends because I am sure it's going to help you all, right? So chapter 3rd, valid contract and its element. तो इसका पहला, इस चैप्टर में एक ही क्वेश्चन बनता है, पहला क्वेश्चन, that is all contracts are agreements but all agreements are not contracts. Explain and discuss the essentials of a वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब बच्चों ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, आपको जब इसको एक्सप्लेन करना है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, इसके आंसर को आप क्या करेंगे। आपको बच्चों ध्यान रखना है कि आप जब आप जो बुक मैंने आपको बताई है उसी बुक में ये चैप्टर 3rd ओपन करेंगे तो उसमें ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स का एक पैराग्राफ अलग से लिखा है, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक अलग पैराग्राफ लिखा है, बिकॉज जब तक एग्रीमेंट नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। अगर एक एग्रीमेंट 7 एसेंशियल कंडीशंस को पूरा करेगा तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो आपने ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट में भी इसको एक्सप्लेन करना है, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स को भी एक्सप्लेन करना है 1 पैराग्राफ में। इससे ज्यादा टाइम नहीं लेना है, इससे ज्यादा स्पेस भी नहीं लेना है, और वो आपको बुक में लिखा हुआ है, आपको सिर्फ पैटर्न पता होना चाहिए कि अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सप्लेन एंड डिस्कस द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब आपको एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में 7 पॉइंट्स हैं जो मेंशन करने हैं, और वही 7 पॉइंट्स जो हैं दैट आर गोइंग टू बी योर नेक्स्ट चैप्टर्स जो इंपॉर्टेंट है। तो वहां से आपको उन चैप्टर से आपको क्या होगा, डिटेल्ड नॉलेज भी मिल जाएगी, और जो 3rd चैप्टर है वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा जब आप 4th, 5th, 6th, 7th चैप्टर करते हो। क्लियर? सो कमिंग ऑन टू द 4th चैप्टर, प्रपोजल, एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन। जब बच्चों मैंने इस चैप्टर के बैक क्वेश्चंस देखे तो बैक क्वेश्चंस में ना इसका पैटर्न बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, तो आई वुड सजेस्ट इस चैप्टर में कुछ मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फिर शॉर्टलिस्ट करने बेटर समझे। तो आप ये टॉपिक्स कर सकते हो, प्रपोजल के फीचर्स और लीगल रूल कर लो, एक्सेप्टेंस में हु कैन एक्सेप्ट, रूल्स ऑफ एक्सेप्टेंस, मेंटल एक्सेप्टेंस इज नॉट एक्सेप्टेड, इसके ऊपर शॉर्ट नोट भी बन जाता है, वैलिड एक्सेप्टेंस विदाउट रेवोकेशन, सॉरी विदाउट कम्युनिकेशन, और हाउ एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक्ड, इसका भी एक पॉइंट, प्रपोजल कैन बी रिवोक्ड का भी एक पॉइंट आप कर सकते हो। क्लियर? कमिंग ऑन टू द 5th चैप्टर, कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। तो बच्चों कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके पास जो पॉइंट्स है वो क्या है, कॉन्ट्रैक्चुअल, पहला क्वेश्चन, हु आर द वेरियस पर्सन्स रिगार्डेड एज इनकम्पिटेंट बाय लॉ टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, कि लॉ ने किन पर्सन्स को इनकम्पिटेंट डिक्लेयर किया है। तो यहाँ पर बच्चों आपको कौन कौन से पॉइंट्स हैं आपकी बुक में क्लियरली मेंशन है, माइनर, अनसाउंड माइंड और द पर्सन हु इज डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, इसी को एक्सप्लेन करना है। अब उसमें से जो माइनर है, फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल नहीं है, वो डिस्क्वालिफाइड है, वो इनकम्पिटेंट है, तो उसके लिए आपको अलग से आपका एक क्वेश्चन बन जाता है, वो है अ माइनर बाइंड्स अदर बट इज नेवर बाउंड बाय द अदर्स, एक्सप्लेन एंड डिस्कस द रूल्स रिगार्डिंग माइनर। तो यहाँ पर आपको अटेम्प्ट क्या करना है, पहले आपको माइनर के बारे में बताना है कि माइनर इज इनकम्पिटेंट टू लॉ बट स्टिल इनकम्पिटेंट बाय लॉ, और इसी के साथ आपकी बुक में एक टॉपिक दे रखा है लीगल पोजीशन ऑफ माइनर। कौन सी बुक में? अशोक शर्मा वाली बुक में। तो लीगल पोजीशन ऑफ माइनर वाला जो टॉपिक है वो आपको क्वेश्चन नंबर 2 में लिखना है। क्लियर? अब आ जाते हैं हम चैप्टर 6 पे। 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 चैप्टर। 6 चैप्टर में आपके 3 क्वेश्चंस बन रहे हैं। पहला, 2 or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense, explain the statement and give illustration। यानी कि फ्री कंसेंट का मतलब क्या है,
वो आपसे पूछ रहा है और उसके एग्जाम्पल बता रहा है। तो जब आप फ्री कंसेंट का मतलब बताओगे तो वहां पर आपको कोर्सियन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, इन सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन जो आपके पास यहाँ पर आता है, mere silence as to facts likely to affect the willingness of a person to enter into a contract is not fraud unless the circumstances of the case are such that regard being had to them, it is the duty of the person keeping silence to speak or unless his silence is equivalent to speech explain। यहाँ पर ये बता रखा है कि किन किन केसेस में एक पर्सन की जो साइलेंट है उसको साइलेंट रहना फ्रॉड है या नहीं है। तो यहाँ पर बच्चों आपको करना क्या है, क्या क्या चीज अटेम्प्ट करनी है। मैंने आपको बताया कि फ्री कंसेंट में एक टॉपिक है फ्रॉड, तो इसमें आपको अटेम्प्ट करना है फॉर्म्स ऑफ फ्रॉड और उसका एक स्पेसिफिक पार्ट है फ्रॉड बाय साइलेंस। आपकी बुक में लिखा हुआ है, मैं आपको हेडिंग्स बता रही हूँ, वहां से आपने उठा करके लर्न करना है, क्योंकि आपको आंसर आता होता है लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि इसमें अटेम्प्ट क्या करना है, वो चीज मैंने बताई है। तो सेकंड क्वेश्चन में आप क्या अटेम्प्ट करोगे, फ्रॉड बाय साइलेंस। एंड स्टूडेंट्स, माय थ्रॉट इज नॉट वेल, मे बी आपको मेरी वॉइस हार्श लग रही हो, just ignore it and focus on the content. The third is what is meant by, ignore typing error, what is meant by coercion and what its effect on the validity of a contract। तो यहाँ तो नाम से ही क्लियर है कि आपको कोर्सियन के बारे में बताना है और इसका इफेक्ट बताना है वैलिडिटी के ऊपर, तो वो आप फर्स्ट क्वेश्चन में करोगे ही, उसका आपको एक अलग से क्वेश्चन यहाँ पर बन गया। क्लियर? नेक्स्ट चैप्टर 7th, लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों? नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट एंड डिस्कस अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन कैन बी वैलिड। यहाँ पर आपको क्या चीज डिस्कस करनी है, यहाँ पर आपको बताना है एलिमेंट्स ऑफ कंसिडरेशन और उसकी एक्सेप्शंस। दो चीजें बतानी है। क्या बताना है? एलिमेंट्स ऑफ कंसिडरेशन और उसकी एक्सेप्शंस, बिकॉज वहां पर लास्ट में वो देखो लिखा है एंड डिस्कस अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन कैन बी वैलिड, कि कहां पर कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहां पर आपको क्या लिखनी है? उसकी एक्सेप्शंस। क्वेश्चन 1 में आपको क्या अटेम्प्ट करना है? एलिमेंट्स ऑफ कंसिडरेशन और एक्सेप्शंस। ये टॉपिक बुक में एज इट इज इसी नाम से दे रखा है। सेकेंड, डिफाइन कंसिडरेशन, what are its essential elements। कंसिडरेशन को डिफाइन करना है, उसके essential elements क्या हैं। अब नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। अब फिर से वही बात, आपको मैंने पहले वाले क्वेश्चन में भी यही अटेम्प्ट करने को कहा था और दूसरे में भी मैंने यही कह दिया, सिर्फ फॉर्म ऑफ क्वेश्चन वेरी कर रहा है। शॉर्ट नोट ऑन एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन फर्स्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, AB पार्ट में भी आ सकता है। Next, 8th chapter, agreements expressly declared as void। तो what are the agreements which have been expressed declared to be void as per Indian Contract Act। तो चैप्टर 8th में आपको वो एग्रीमेंट्स बताने हैं जो कि void डिक्लेयर किए हुए हैं। वो कौन से हैं? एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड एंड लीगल प्रोसीडिंग्स, अनसर्टेनिटी वाले एग्रीमेंट्स, एग्रीमेंट्स जो वेजरिंग वाले होंगे या एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इम्पॉसिबल एक्ट्स। तो वो क्या है हमारे? वो है हमारे void एग्रीमेंट, सॉरी ठीक है, वो सारे void है एग्रीमेंट्स है। अब आपको करना क्या है? आपने इसमें वही सारे पॉइंट्स लिखने हैं जो मैंने आपको बताया और वेजरिंग के ऊपर अलग से शॉर्ट नोट आ जाता है। अब सॉरी, जैसे हमने डिस्कस किया, फर्स्ट चैप्टर छोड़ दोगे आप, सेकंड छोड़ रहे हो, तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, 9th स्किप कर रहे हो, 10th कर रहे हो, क्योंकि उसके बाद 11th 12th करने के बाद जो लास्ट में मैंने आपको बताया है कि आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाह रहे हो, तो 13th में क्या है? एक्सप्लेन ब्रीफली डिफरेंट काइंड ऑफ रेमेडीज दैट आर अवेलेबल फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें आपकी बुक में एक टॉपिक दे रखा है, रेमेडीज अवेलेबल टू एग्रीव्ड पार्टी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वो लिखनी है। क्लियर? तो यहाँ पर क्लियरली देखो, यहाँ पर मैंने स्क्रीन पे आ रहा है आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर यूनिट 1 आर चैप्टर 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड
13. मूविंग ऑन टू द यूनिट 2. यूनिट 2 का सिलेबस क्या है? यूनिट 2 में आपका सारा का सारा सेल्स ऑफ गुड एक्ट है. सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है 1930 और इसमें आपके चैप्टर्स कितने हैं? 114 से लेके 20 तक 7 चैप्टर्स है. ठीक है, अब इस 7 में से आपको कितने करने हैं देखते हैं कितने करने हैं. तो लेट्स स्टार्ट. हमने तो सीधा 17 से स्टार्ट कर दिया, यानी कि आपको 14, 15, 16, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है. माय रीजन क्या है, आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो मैंने उसमें से वो चैप्टर्स निकाले हैं जो आपकी नॉलेज को भी हैम्पर ना करे और आपको पेपर में क्वेश्चन भी मिल जाए. चैप्टर 17 इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन और इसका जो पहला क्वेश्चन है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और ऑनरशिप. नो वन can give what one has not. How does this maxim apply in case of sale of goods? तो इसमें आपको क्या लिखना है बच्चों? इसमें आपको लिखना है ट्रांसफर ऑफ टाइटल वाला टॉपिक और उसकी एक्सेप्शंस. 8 पॉइंट्स दे रखे हैं आपके बुक में, आपने यहाँ पर वो पॉइंट्स लिखने हैं. क्लियर? चैप्टर 18 पे आ जाओ. 18 में आपको क्या करना है? एक्सप्लेन द टर्म डिलीवरी एंड स्टेट द रूल रिगार्डिंग वैलिड डिलीवरी ऑफ गुड्स. की वैलिड डिलीवरी ऑफ गुड्स के रूल लिखने हैं और आपकी बुक में इसके लिए एक अलग से हेडिंग है, टॉपिक है रूल्स गवर्निंग डिलीवरी ऑफ गुड्स. 9 पॉइंट्स दे रखे हैं, आपको वो सारे करने हैं. तो अब आपने 14th नहीं करना, 15th नहीं करना, 16th नहीं करना, आपने क्या करना है 17, 18, 19, 20, यानी कि 7 में से आपको कितने करने हैं? 4. और उन 4 में से भी आप देखो हर चैप्टर से आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं. चैप्टर 19 पे आ जाओ. अनपेड सेलर, व्हाट इज मेंट बाय अनपेड सेलर एंड एक्सप्लेन द राइट्स ऑफ द अनपेड सेलर. अब उसके राइट्स क्या है? राइट ऑफ एन अनपेड सेलर है, राइट अगेंस्ट गुड्स दे रखे हैं, राइट अगेंस्ट बायर दे रखे हैं. आपको दोनों राइट्स लर्न करने हैं और लिखने हैं. चैप्टर 20 पे आ जाओ. व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल टू बायर एंड सेलर एट द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, डिस्कस. अब रेमेडीज क्या क्या अवेलेबल है? सेलर को भी अलग रेमेडीज अवेलेबल हैं, बायर को भी. सेलर के 3 पॉइंट्स दे रखे हैं बुक में, बायर के 4 दे रखे हैं, आपको सारे लिखने हैं. सो here comes the important chapters of unit 2, chapter 17, chapter 18, chapter 19 and chapter 20. Right? Come to unit 3. unit 3 में बच्चों हमारे पास 2 एक्ट हैं. यूनिट 1 और 2 में एक एक एक्ट था. यूनिट 1 में कॉन्ट्रैक्ट था और यूनिट 2 में सेल्स ऑफ गुड्स था. लेकिन यूनिट 3 में आपके पास इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी है और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट भी है. तो अगर हम एग्जामिनेशन के पर्पज से देखें तो बच्चों 2 एक्ट है, तो एक एक्ट में से एक क्वेश्चन आएगा. एक क्वेश्चन इंडियन पार्टनरशिप में से आएगा और एक आएगा लिमिटेड लायबिलिटी में से. आपको कौन सा करना है जो आपको इजी लगे? सिंपल. आई वुड नॉट से कि आपको पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप ही करना है, क्योंकि हर बच्चे का अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग है. बट अनडाउटेडली इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है आपने 11th-12th में पढ़ा हुआ है, आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी पढ़ा हुआ है, तो काफी चीजें कॉमन है. तो अनडाउटेडली मुझे ऐसे लगता है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है वो आपके लिए इजी रहेगा. बट स्टिल इफ यू वांट टू डू लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट आप करो, बट डू एनी वन फॉर अटेम्प्टिंग द लॉन्ग आंसर. अब अगर आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट करते हो तो कौन से क्वेश्चन करने हैं? तो ये 3 क्वेश्चंस हैं. मेयर पार्टिसिपेशन इन द प्रॉफिट्स ऑफ ट्रेड इज नॉट अ कंक्लूसिव टेस्ट ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप, डिस्कस. तो यहाँ पर आपको क्या लिखने हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स और टच स्टोन ऑफ पार्टनरशिप. बच्चों इस टॉपिक पर मेरी पुरानी वीडियो अवेलेबल है और जिसका लिंक यहाँ पर आपको मैं शेयर कर रही हूँ. क्लियर? तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पे आप जाओगे जब मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाओगे तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का अलग से बना हुआ है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, नेगोशिएबल की भी बनी हुई है. ठीक है, बट हाँ पुरानी है तो मैंने उसमें आई डोंट रिमेम्बर, अगर कोई एक आधा पॉइंट मिसिंग हो आई विल ट्राई टू अपलोड ऑल दीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन माय कमिंग वीडियोस. ठीक है, सो जस्ट रेफर टू द लिंक गिवन हेयर. तो इसके बाद आ रहा है बच्चों सेकंड क्वेश्चन. अ पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द फर्म इन कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस. एक्सप्लेन
ऑल्सो एक्सप्लेन द इम्प्लाइड राइट्स ऑफ अ पार्टनर दैट लॉफुली बाइंड्स द फर्म। अब नाम से क्लियर है, यहाँ पर आपको क्या करना है, पार्टनर एज एन एजेंट और इम्प्लाइड राइट्स ऑफ अ पार्टनर। थर्ड, can a minor be admitted to partnership? If so, what will be his rights and liabilities during his minority and after he has attained majority? फिर से वही बात, इसकी भी वीडियो अवेलेबल है, चेक दिस लिंक। अब आ जाओ LLP एक्ट 2008, इसकी भी कुछ वीडियोस अवेलेबल है बच्चों, रेफर द लिंक गिवन हेयर। तो इसके कितने क्वेश्चन बनते हैं, 5। और ये ऐसा नहीं है कि मैंने कोई इंपॉर्टेंट बताया, आपको कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज दे रही है कि इसमें सारा है, कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इसके लिए कुछ मिस करना पड़ रहा है। मैंने आपको क्वेश्चन की फॉर्म में चैप्टर बता दी है, सिर्फ इतनी सी बात है। व्हाट डू यू मीन बाय LLP? डिस्कस द फीचर्स एंड मेरिट्स। नेम से ही क्लियर है कि आपको मीनिंग, फीचर्स और मेरिट्स बताने हैं। एक्सप्लेन द लीगल पोजीशन, लायबिलिटी एंड चेंज इन द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, क्लियर। थर्ड, डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ गेटिंग अ ग्रुप ऑफ द पीपल इनकॉर्पोरेटेड एज LLP। सेम इसी नाम से, जैसे डायरेक्ट क्वेश्चंस है एक्चुअली ये, तो इन इसी नेम से ही, इसी हेडिंग से ही आपकी बुक में कंटेंट अवेलेबल है। When a partner of limited liability partnership may cease to be a partner, discuss the extent of liability of LLP and its partners. And the last is explain the legal provisions regarding registration of change in name and address of the partners. Clear? चलो, तो यहाँ पर हमारी यूनिट 3 में इंपॉर्टेंट क्या है, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से है, एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट से है। आपको कौन सा करना है ये आपको देखना है, इधर डू 21 और डू 22 एंड 23। एक चीज और बच्चे देखते हैं, ये एक चैप्टर है और ये 2 चैप्टर है। पेज लेंथ जो आपको लर्निंग, आपको जितना भी मटेरियल लर्न करना है वो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है, so don't think that. Come to यूनिट 4। यूनिट 4 में आपके पास फिर से 2 एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के चैप्टर 24, 5, 6 और 7 4 चैप्टर है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक ही है, 28। लेकिन फिर से अगर हम कंटेंट वाइज बुक की पेज लेंथ जो बच्चे यूजुअली चेक करते हैं, तो बच्चे जो यूजुअली चेक करते हैं मैंने देखा है, तो दोनों सेम है। तो ये नहीं सोचना है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है 4 चैप्टर है, इक्वल ही है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, ये सब आपने 11th में पढ़ा हुआ है, तो थोड़ा सा आपका नोन है। IT एक्ट इज ऑल अबाउट कि कैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्या क्या रूल्स हैं, कौन कौन सी अथॉरिटीज हैं, कैसे प्रोसीड करता है। उसके अलावा आप लोग जो फोन से कोई वीडियो वायरल कर रहे हो, किसी की बिना परमिशन के उसकी फोटोज क्लिक कर रहे हो, तो इज इट एन ऑफेंस, इफ यस तो व्हाट इज द पेनल्टी, वो सारी चीजें इस एक्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अब चैप्टर मैंने यहाँ पर चैप्टर वाइज क्वेश्चन ना दे करके बच्चों इंस्ट्रूमेंट वाइज क्वेश्चन दे दिए, और सॉरी एक्ट वाइज क्वेश्चन दिया है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के चैप्टर 24, 5, 6, 7 है, और यहाँ से आपके जो क्वेश्चन बन रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन है। तो डिफाइन बिल ऑफ एक्सचेंज, डिस्कस हाउ द पार्टीज ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज आर डिस्चार्ज ऑफ देयर लायबिलिटीज। सिंपल है, डायरेक्ट क्वेश्चंस है, ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको बड़ी मुश्किल होगी ढूंढने में, बुक में इसी हेडिंग से मिल जाएंगे सारे के सारे सेम। Distinguish between holder and holder in due course. Explain the special privileges granted to the holder in due course under the Negotiable Instrument Act 1881. Under what circumstances is a party to negotiable instrument discharge? Discharge बताना है यहाँ पर negotiable instrument का कैसे होगा। Next, typing error 4th question में ignore करना। What do you, N को काट के स्पेस है, What do you understand by acceptance for the owner and payment for the owner? 2 टर्म्स है, दोनों को एक्सप्लेन करना है, और उसमें राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एक्सेप्टर फॉर ऑनर एंड पेमेंट फॉर ऑनर जो है आपको एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट, सॉरी थ्रॉट प्रॉब्लम है, लेकिन स्टिल एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, तो आई नीड टू प्रिपेयर दिस वीडियो, आई डेंट हैव एनी अदर ऑप्शन कि मैं इसको थोड़ा सा डिले कर पाती। What are the rules regarding presentment for the payment of a negotiable instrument? यहाँ पर आपको presentment के रूल बताने हैं, और when presentation is not necessary वो बताना है। Next, what do you understand by dishonor of the negotiable instrument? Dishonor के बारे में बताना है, modes and effect of dishonor बताने हैं, endorsement बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन में, और types of endorsement।
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पर बच्चों मैंने 6 क्वेश्चन लिखे हैं, लेकिन इस 6 में से भी मैं आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताने की कोशिश करना चाहूँगी। बट फिर से ये मत कहना कि हाँ मैम ने यही 3 बताए थे, मैंने ये 6 ही बताए हैं। What do you mean by electronic governance? Explain the legal provisions regarding electronic governance in IT Act. इसी हेडिंग से क्वेश्चन मिलेगा, मतलब बुक में इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस और लीगल प्रोविजंस रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, यही हेडिंग है। What do you mean by digital signature certificate and legal provisions as to the digital signature certificate? Important question है digital signature का। State the legal provisions regarding penalties and adjudication, important है। What are the provisions of IT Act regarding cyber crime offences? Cyber authority, उसके provisions, उसकी regulations, and the last is cyber appellate। तो ये 6 क्वेश्चन इसमें से बनते हैं बच्चों, जो आपको इजी लगे, ठीक है। यानी कि आपको स्टडी पैटर्न यूनिट 4 का क्या रखना है, इधर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और आईटी एक्ट, चैप्टर 24, 25, 6, 7 और 8। अब मैंने हर चैप्टर के क्वेश्चन इसलिए दिया, जिसने नेगोशिएबल करना है वो उसके क्वेश्चन कर लेगा, जिसने आईटी करना है उसके कर लेगा। इट्स नॉट दैट कि मैम ने एक ही चैप्टर के बताया। आई हैव ट्राइड टू कवर ईच एंड एवरीथिंग फॉर यू, रेस्ट अप टू यू कि आप इसका एडवांटेज कैसे लेते हो। फाइन, सो होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगता है तो गिव मी अ थम्स अप, comment if you want anything else from my side. Don't forget to subscribe for the updated videos and share it with your friends ताकि उनको भी help हो सके। Thank you, goodbye, have a nice day.